होता था, पर कभी भी किसी से ये पूछ के हत्या नहीं की जाती थी कि तुम किस प्रांत के हो, यहाँ क्या करने आए हो। ये पूछ के ये हत्या का आधार नहीं होता था, पर आज हत्या का आधार है सेलेक्टिव मर्डर। हत्या कर दी गई और होम मिनिस्टर की तरफ से एक वक्तव्य नहीं। जम्मू कश्मीर के इश्यूज को ना तो समझने में सक्षम है और ना उसमें कोई सुधार करने में सक्षम है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कंस्ट्रक्शन में वो लोग सहयोग करते हैं, उन लोगों की हत्या हो जाती है और गृह मंत्री खामोश है। मैं चुनौती के साथ पूछता हूं कि पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में कितना कैपिटल इनफ्लो आया। उससे पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण स्टेटहुड दिया जाए। जम्मू कश्मीर कभी भी बेरोजगारी के नंबर 1 स्थान पे नहीं था, आज हरियाणा को उसने पछाड़ दिया है कि चुन चुन के हत्या की गई है। आज तक कश्मीर में, जम्मू में आतंकवाद होता था, पर कभी भी किसी से ये पूछ के हत्या नहीं की जाती थी कि तुम किस प्रांत के हो, यहाँ क्या करने आए हो। ये पूछ के ये हत्या का आधार नहीं होता था, पर आज हत्या का आधार है सेलेक्टिव मर्डर। आई विल कॉल दिस एज सेलेक्टिव मर्डर। और ये क्यों हो रहा है? ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों पे डायरेक्ट होम मिनिस्टर का कंट्रोल है, होम मिनिस्ट्री इज द इंचार्ज। होम मिनिस्टर साहब का अभी तक एक वक्तव्य नहीं आया। मुझे लगता है उनका ज़्यादातर समय गृह राज्य मंत्री को बचाने में ज़्यादा लगता है और जम्मू कश्मीर के इश्यूज पे उनको अभी तक 32 लोगों की, सिविलियंस की हत्या कर दी गई और होम मिनिस्टर की तरफ से एक वक्तव्य नहीं। 9 भारत माँ के सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी, होम मिनिस्टर का, गृह मंत्री का कोई वक्तव्य नहीं। इसका मतलब क्या है कि देश की सरकार जम्मू कश्मीर के इश्यूज को ना तो समझने में सक्षम है और ना उसमें कोई सुधार करने में सक्षम है। इट मीन्स नाइदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया under whose direct jurisdiction Jammu Kashmir is, neither they are able to understand the situation nor they can tackle the situation. ध्यान रहे साथियों, ये महीना कौन सा महीना है? ये अक्टूबर माह है। कुछ दिनों बाद कश्मीर में बर्फ पड़नी चालू हो जाती है। ये सभी लोगों के लिए पीक सीजन है, भले ही वो उद्योग हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो। कश्मीर का सबसे पीक बिजनेस का सीजन ये अक्टूबर माह, सितंबर अक्टूबर माह माना जाता है। और इस सीजन में वहाँ पे जो दूसरे प्रांतों के लोग हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, छत्तीसगढ़ के हो, झारखंड के हो, बंगाल के हो, वो लोग वहाँ आजीविका कमाने जाते हैं। उस जगह को एक आर्थिक हब बनाने में मदद करते हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कंस्ट्रक्शन में वो लोग सहयोग करते हैं, उन लोगों की हत्या हो जाती है और गृह मंत्री खामोश है। ध्यान रहे, जम्मू कश्मीर में अभी जो लेटेस्ट डाटा आया है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज जम्मू कश्मीर में है। देश में बेरोजगारी की दर 7.5% है, जम्मू कश्मीर में 21.6% है। आपने कई वादे किए थे। मैं चुनौती के साथ पूछता हूं कि पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में कितना कैपिटल इनफ्लो आया। मैं चुनौती के साथ पूछता हूं, क्या टूरिस्ट का फुटफॉल पिछले 2 साल में उससे पूर्ववर्ती 2 साल और 2009-10 की तुलना में क्या बढ़ा है कि घटा है? आप पाएंगे टूरिस्ट फुटफॉल घटा है, कैपिटल इनफ्लो घटा है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जरूर बढ़े हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि केंद्र की सरकार ना तो चीज़ों को समझ पा रही, ना टैकल कर पा रही है। हम इस बाबत 3 मांग करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण स्टेटहुड दिया जाए। आपके एक्सपेरिमेंट देश ने देख लिए। जिस तरह से आपने केंद्र का शासन वहां लगा रखा है, उससे चीजें बिगड़ रही है, सुधर नहीं रही है। सेलेक्टिव हत्याएं हो रही है प्रदेश में। 2 सप्ताह में जब पीक आर्थिक एक्टिविटीज चल रही है, उस समय 32 सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो पूर्ण स्टेटहुड पहले दिया जाए। नंबर 2, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को स्टेट चलाने का अधिकार मिले।
संविधान को क्रश नहीं करना, वहां पे संविधान को लागू करते हुए लोकतांत्रिक तरीकों से सरकार का चयन किया जाए और सरकार चलाई जाए। और तीसरी और मुख्य मांग कि जो लोग वहां पे भय के कारण जो लोग पलायन कर रहे हैं, उन लोगों की आर्थिक गतिविधियां, रोजगार के लिए सरकार आगे आए और उनको रोजगार के अवसर उत्पन्न कराएं। कोई बिहार का, झारखंड का मजदूर अगर पुंछ में जाके मजदूरी कर रहा है और अचानक से उसको वापस झारखंड पहुंचना पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश पहुंचना पड़ रहा है, बंगाल पहुंचना पड़ रहा है, उन लोगों की आर्थिक सहायता की जाए और उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। यही 3 मांगे हमारी इस बाबत है, क्योंकि आज देश में आपने कई वादे किए थे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर हुआ एक कि देश में जम्मू कश्मीर कभी भी बेरोजगारी के नंबर 1 स्थान पे नहीं था। आज हरियाणा को उसने पछाड़ दिया है। हरियाणा के पछाड़ के 21.6% की बेरोजगारी दर जम्मू कश्मीर में है। तो इस बाबत आपके कोई प्रश्न हो, कोई अन्य इश्यूज पे प्रश्न हो, तो मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूं। I will repeat it. There is a utter failure of Government of India to tackle and understand the situation in Jammu and Kashmir. In last 2 weeks, 32 civilians were killed and 9 soldiers, which include 2 JCOs, who gave supreme sacrifice while saving our motherland. Why we reached up to this situation? We have to understand that. Right now, Jammu Kashmir, Ladakh is in direct control and supervision of Home Ministry. Had we seen any statement by Home Minister on the situation which is prevailing in Jammu and Kashmir? He might be busy saving the Minister of State from going to jail. I think most of his time he is devoting there. We want to ask that this is the peak season as far as economic activities are concerned in the state of Jammu and Kashmir. Whether it's a construction activity or horticulture or agriculture, this is the peak season of economic activity. And during this peak season, if these type of unfortunate events are happening and Home Minister is silent, under whose direct jurisdiction, under whose direct control Jammu, Kashmir and Ladakh is, why he is silent? Why he can't say what is the reason of these killings? And this is the first time in Jammu and Kashmir there is a selective killings. They are asking your place of domicile and then they are killing. And the Home Minister is silent on that. It shows that Government of India had utterly failed to understand the ground realities in the state of Jammu and Kashmir. It shows that the unemployment numbers, which are 21.6% in the state of Jammu and Kashmir, which is highest in the country, it shows that there is a total empathy, lack of empathy by Government of India on this issue. In this regard, we have 3 demands. Number 1, immediately the statehood should be given to the state of Jammu and Kashmir. Second demand, that there should be a government and that government should be by democratic processes. That government should be as per the constitution of our country, is not bypassing constitution and imposing the center's rule there. And last but not least, the people who left Jammu and Kashmir, the people of state of Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Bengal, Odisha, Chhattisgarh, they should be immediately provided with the financial support, and one has to ensure the employment opportunities for them at the place of their return. So these are 3 demands on this issue. I am open for questions if you have any. पहले तो एक ऐसा गृह राज्य मंत्री देश में घूम रहे हैं जिन्होंने हिंसा को भड़काया, जिनके रहते जांच नहीं हो सकती उनके पुत्र की, जो डायरेक्टली हत्या में इन्वॉल्व है, उसका तो अभी तक इस्तीफा हुआ नहीं। और यहाँ पे जो गृह मंत्री हैं, पता नहीं उनका समय कहाँ जाता है। हाउ ही इन्वेस्ट हिज टाइम आई डोंट नो,
as a home minister of the country, he is supposed to immediately speak on this issue, that why this had happened, what is the problems, what are the issues. Thousands of people are returning back to their native places. We are asking home minister should come out and speak on this issue. Why in last 2 years the unemployment levels in Jammu and Kashmir reached at the top of our country, which was not there earlier? Why it had happened? When the average unemployment rate of our country is 7.5%, why in Jammu and Kashmir it is 21.6%? इन चीजों का उत्तर देना पड़ेगा आपको. आप हर क्वेश्चन को लेके भाग नहीं सकते हैं. आज रहा सवाल इस्तीफे का, इस्तीफा तो उन्हें बहुत पहले ही दे देना चाहिए था. कई ऐसे इश्यूज हैं, वो आज उस कुर्सी पे बैठे हैं जहां सरदार पटेल बैठा करते थे, वो उस कमरे में बैठे हैं जहां सरदार साहब बैठा करते थे. क्या वो अपने आप को इस योग्य मानते हैं? जिस व्यक्ति ने भारत को जोड़ने का काम किया, आज हमारे गृह मंत्री इश्यूज आफ्टर इश्यूज पे साइलेंट हो जाते हैं, कोई बात ही नहीं करते, कोई स्टेटमेंट ही नहीं देते. इसलिए हमारी मांग है कि स्टेटहुड तुरंत बहाल किया जाए, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को वहां सरकार चलाने का काम दिया जाए, दिल्ली से सरकारें ना चले. और तीसरा कि जो लोगों ने पलायन किया है उनको तुरंत आर्थिक मदद, और जिस शहर, जिस गांव, जिस कस्बे में वो लौट रहे हैं वहां पे उनको रोजगार का साधन मुहैया कराना पड़ेगा. क्योंकि वो वेट कर रहे थे वो लोग सितंबर अक्टूबर में कि भाई सितंबर अक्टूबर में बम्पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का सीजन वही है, एग्रीकल्चर का पीक सीजन वही है, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी जितनी भी कश्मीर में चलती है वो अक्टूबर तक खत्म करनी पड़ती, क्योंकि नवंबर से बर्फबारी चालू हो जाती है. तो उस सीजन में आपने उनको वहां से उनको पलायन करना पड़ रहा है. तो इसका मतलब जो बेरोजगारी है 21.6%, वो आगे और बढ़ेगी, क्योंकि आप तो साइलेंट हो. इश्यूज आफ्टर इश्यूज, 32 लोगों की हत्या हो जाती है सेलेक्टिव तरीके से, आप खामोश हो. 9 भारत मां के सपूत अपनी जान दे देते हैं मातृभूमि की रक्षा के लिए, आप साइलेंट हो. आप तो कुछ चू भी नहीं कर रहे. देखिए, जम्मू कश्मीर ले किसके डायरेक्ट कंट्रोल में है? गृह मंत्री के. और क्रिकेट किसके डायरेक्ट कंट्रोल में है? गृह मंत्री के पुत्र के. ये पिता पुत्र मीटिंग कर ले, बाहर के लोगों से तो बात वो नहीं करते, पर पिता पुत्र तो मिल ले और बता दे देश को, दोनों पिता पुत्र मिलके, कि भाई क्या आपने निर्णय किया है. एक मीटिंग आयोजित करवा देते हैं, हम उनका सहायता, अगर उनको वेन्यू नहीं मिल रहा हम उनको वेन्यू दे देते हैं जहां पिता पुत्र मिल रहे. क्योंकि पिता जम्मू कश्मीर के अभी सारी सरकार के सारे राइट्स उनके पास है, और क्रिकेट के सारे राइट देश के युवा क्रिकेटर जिन्होंने अरबों सेंचुरियां बनाई है उनके पास हैं. तो अब दोनों पिता पुत्र मिलके देश को बता दें. पर हमारी मांग उससे बहुत बड़ी है, हमारा सवाल उससे बहुत बड़ा है. और सवाल ये है कि पहली बार 32 सिविलियंस की सेलेक्टिव किलिंग क्यों हुई? सवाल ये है. हमारा सवाल ये है कि भारत मां के 9 सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी मातृभूमि के लिए, तो क्यों सरकार चुप है? हमारा सवाल ये है कि आप स्टेटहुड देने से क्यों भाग रहे हो? क्योंकि ये स्टेटहुड नहीं देके हमने परिणाम देख रहा है, पूरा देश इसका परिणाम देख रहा है. हमारा सवाल ये है कि लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी हुई सरकार को वहां सरकार चलाने का मौका क्यों नहीं देना चाहिए? हमारा सवाल यह है कि जो हजारों लाखों लोग, और जिस तरह के चित्र हम देखते हैं जम्मू स्टेशनों पे, मतलब ट्रेन के ट्रेन, एक एक बोगी में 600 700 लोग, जो यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल के लोग भर भर के आ रहे हैं. वो इंतजार कर रहे थे कि इस पीक सीजन में हम 2 पैसे कमाने का मौका मिलेगा. आज वो भाग रहे हैं वहां से. उनको इमीडिएटली आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, और उनके जहां जो नेटिव है, जहां के वो जिस स्टेट में वो जा रहे हैं वहां पे उनके लिए रोजगार के साधन उत्पन्न होने चाहिए. हमारी ये मांग है. और रही बात क्रिकेट की है, देखिए मैं बहुत जिम्मेवारी से बोलना चाहता हूं. भारत मां के 9 सपूतों ने अपनी प्राण की आहुति दे दी, और ये क्रिकेट की बात, सवाल पिता और पुत्र बैठ के देश को बता दे कि उनका क्या, दोनों ने क्या डिसाइड किया है. क्योंकि क्रिकेट के राजा एक है और जम्मू कश्मीर के राजा दूसरे हैं. जहां भी प्रियंका गांधी जी किसी व्यक्ति के साथ खड़े होने के लिए जाती है वहां धारा 144 लग जाती है. ये क्या दर्शा रहा है?
ये दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रियंका गांधी जी के सामने घुटने टेक दिए हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता के सामने उनका बढ़ता जनता के प्रति और जनता का उनके प्रति समर्पण और प्यार देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब ओछी चीजों पे आ गए। किसी व्यक्ति के घर किसी की मृत्यु हो गई और आज सफाई कर्मचारी की जिसकी मृत्यु हो गई उसके साथ खड़ा होना इस गम के समय, इस शोक के समय क्या गलत बात है? क्या न्यायपूर्ण नहीं है? क्या न्याय के विरुद्ध है? पर प्रियंका गांधी जी जा रही है तो वहां 144 लग जाएगी। ये दर्शाता है कि जो योगी सरकार है उसने जो परिणाम उत्तर प्रदेश के आने वाले हैं उसने उसको पहले ही भांप लिया है। ये उनकी एक तरह से भय को दर्शाता है और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जी की निरंतर, और मैं इसको कहूँगा, इसको एक्सपोनेंशियली बढ़ती हुई जो लोकप्रियता है और जनता का उनके प्रति समर्पण और प्यार है, उसको देखते हुए इस तरह की घटनाएं हो रही है। सवाल ये उठता है, क्या ये 3 काले कानून भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की जुगलबंदी तो नहीं थी? आज जिस तरह से ये खुले में ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उससे ये लगता है कि क्या ये भाजपा और अमरिंदर सिंह जी का कोई जो कंबाइंड प्रोसेस तो नहीं था 3 काले कानून? सवाल ये उठता है कि कैप्टन साहब, जब हम कहते थे कि 99% MLAs शायद इस बात को जो आज कैप्टन साहब बोल रहे हैं उन्होंने पहले ही समझ लिया था। 99% MLAs ने इस इश्यूज को पहले ही समझ लिया था। जब हम बोलते थे तो कैप्टन साहब इसका इनकार करते थे, पर आज जिस तरह की भाषा उन्होंने प्रयोग में करी है कि भाजपा के साथ जाने में भी कोई गुरेज नहीं है, वह भाजपा जिसने 3 काले कानून थोपे उसके साथ जाने में भी कोई गुरेज नहीं है। सवाल ये उठता है कि कैप्टन साहब अपने एक्शंस से कांग्रेस पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय को 100% सही ठहरा रहे हैं। आज सामने आ गया ये चीजें। मैं उनके कंट्रीब्यूशन को, उन्होंने जो पार्टी के लिए और पंजाब के लिए किया उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, पर जो सवाल जिसके साथ जब हम बात करते थे आज से 2 सप्ताह 1.5 सप्ताह पहले, तो कई लोग सवाल पूछते थे कि ऐसा क्यों है, पर आज कैप्टन साहब के स्टेटमेंट्स जो हम कहते थे उसको सही ठहरा रहे 100%। उस पार्टी के साथ कैप्टन साहब को जाने में कोई गुरेज नहीं है जिन्होंने देश के किसानों पर 3 काले कानून थोप दिए। उस पार्टी के साथ कैप्टन साहब को जाने का लिए कोई गुरेज नहीं है जो MSP की लीगल गारंटी देने के लिए टस से मस नहीं हो रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि क्या भाजपा और कैप्टन साहब के बीच 3 काले कानूनों को लेकर क्या कोई जुगलबंदी तो नहीं थी? हम 6ठी क्लास में न्यूटन के नियम पढ़ते थे, आपने भी पढ़े होंगे, और न्यूटन का तीसरा नियम हर जगह लागू होता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अभी एक्शन हुआ है, आप देखिए। Because of this fan you have to speak little bit louder. Okay. Honorable Prime Minister and the Health Minister, the current Health Minister and the previous Health Minister, I hope you remember his name, Dr. Harshvardhan and Mandya ji. Both of them assured the country, and Honorable Prime Minister at multiple occasions had assured the country that for the entire adult population, which is 95 crore as per the latest census of our country, both the vaccination will be completed by 31st December of this year. So 31st December of this year means we require to achieve that particular target 190 crore doses. So it means still 90 crore doses are pending. And how many days are there in this calendar year? November, December, and
I assume 10 days of October. So 70 days. So how we are going to achieve 90 crore doses, which was assured to our country by at multiple occasions by our health ministers, both the current one and the previous one, by the Prime Minister. How we are going to achieve, that is the biggest question which we want to raise today. That how, because that was the commitment. And after that, because the war against virus is not going to be completed only by adult vaccination. Because we have school going kids. They are waiting to go back to their schools and colleges. Because once this is over, then we have to move to next level. So more we are going to delay here, more we are going to have the delay in the start of the second phase of vaccination, which is for the citizens of our country below the age of 18. So that is the primary question. And a bigger question than this is that on the birthday of Prime Minister, if we can achieve 1 crore vaccination, can't we achieve on every day? Why we were not able to achieve that particular target on each and every day after the Prime Minister's birthday? It means it is purely event-bazi. It is purely a optics. There is a lack of substance in this. And when optics takes the front seat and substance takes the back seat, then the governance is out of car. So that is precisely happening in our country. See, at multiple occasions, myself and many of my colleagues and senior colleagues had time and again gave the statement, and I am repeating today, that the law should work as per law. And this should be equally applicable against any unlawful and illegal activity done by any person in this country. Whether it is Aryan Khan or whether it is the son of MOS Home. It should be equally applicable. Whether it is the instigating of violence by MOS Home himself or the CM of Haryana. Don't you think that the statement given by CM of Haryana is totally unconstitutional and illegal? A person who took the oath of constitution is saying, lat maro, jail jao, neta bano. As if it is a leadership development academy of BJP, LDA. Netritva Prashikshan Karyakram of Bharatiya Janata Party. Lat maro, jail jao, neta bano. No, there was nobody in the government of India. Why Prime Minister make a tweet that this is not at all acceptable in our country? Why Home Minister can call him that, Mr. Khattar, how dare you had made this statement? Why the governor of that state had not called the Chief Minister of Haryana? Why? So these are important and bigger questions. As I told you, it's a government of optics, by optics and for optics. The principal question which government addresses every day, कि कल news क्या बनानी है? This is the principal question the government addresses. So as I told you, that substance is in the back seat, optics is in the front seat, and governance is nowhere.